तो स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस क्लास में। तो देखिए इसमें हम आपको आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए देखिए इसमें आपको टॉप आपके 50 क्वेश्चन मिलेंगे और जो आपके 10 क्वेश्चन आना है। यकीन मानिए अगर यह क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 10 में 10 आपके पूरे नंबर आएंगे। और देखिए ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए जो आपके जीके जीएस आनी है, और आज से टेंशन आप भूल जाइए, क्योंकि आप देखिए अगर रेगुलर आप जीके जीएस का वीडियो देखते हैं तो आप 10 में 10 आपका स्कोर आएगा। यह मेरा 100% दावा है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। टॉप 50 क्वेश्चन हम धुआंधार करने वाले हैं और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हम आपको छोटा वीडियो में ही हम 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष आपकी लड़ी गई थी। तो क्या कह रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष आपकी लड़ी गई थी। तो देखिए ऑप्शन आपका 1516, 1761, 1526 या 1556। कलर चेंज कर दे थोड़ा सा। तो देखिए आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पानीपत का युद्ध आपका 21 अप्रैल कब? तो आपका 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके? तो आपके बाबर और लोदी वंश के अंतिम आपके जो शासक थे इब्राहिम लोदी, उनके बीच हुआ था। इसमें बाबर आपका विजय हुआ था और साथ ही में भारत में मुगल वंश की स्थापना भी हुई थी। इस लड़ाई में बारूद और फील्ड सेना का इस्तेमाल हुआ था और वर्तमान में पानीपत जो है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो आपका पहले का 1526 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में है बेरी, रतौंधी, रिकेट्स या पेलग्रा। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। कौन सा? तो रतौंधी रोग होता है। इसकी कमी से आपके देखिए जीरो फैथेलीमिया तथा कैरोटोमलेशिया आदि रोग भी हो जाते हैं। विटामिन ए असंतृप्त पोषक कार्बनिक यौगिक के समूह होते हैं, जिसमें आपका इसे रेटिनाल और रेटिनाल और रेटिनोइक अम्ल और अन्य प्रोटीन भी आपके होते हैं। तो आपको देखिए विटामिन ए यानी रेटिनाल की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन में है पोलो, हॉकी, फुटबॉल या आपका नौका चालन। तो एजरा कप का खेल किस खेल से संबंधित है। तो देखिए एजरा कप आपका किससे है। तो पोलो से। देखिए एजरा कप पोलो खेल से संबंधित होता है। कलकत्ता पोलो क्लब इसका संचालन करता है। यह सबसे पुराना क्लब है। अगर सबसे पहले एजरा कप की बात करें तो 1880 में हुआ था, जिसे इसी क्लब ने जीता था। तो कौन से क्लब ने? तो कोलकाता पोलो क्लब ने। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए क्या कह रहा है, अकबर का अभिरक्षक कौन था। ऑप्शन में है बैरम खान, तानसेन, अबुल फजल, अमीर खुसरो। तो अकबर का अभिरक्षक कौन था। तो देखिए अकबर का अभिरक्षक आपका था कौन। तो बैरम खान। कौन था? तो बैरम खान था और उसका जो उसका सेनापति भी था। कौन था? तो देखिए अकबर का अभिरक्षक आपका बैरम खान था और उसका यह सेनापति भी था। यह मुगल सम्राट हुमायूं और अकबर के दरबार में एक शक्तिशाली राजनेता और एक राज्य प्रतिनिधित्व करता था। इसके अतिरिक्त वह अकबर के मुख्य सलाहकार और शिक्षक और सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी था। कौन था? तो बैरम खान। ऑप्शन नंबर चौथे का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पाँचवें नंबर की ओर। देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी। तो देखिए आपका कौन था। तो एडोल्फ आपका हिटलर। कौन था? एडोल्फ आपका हिटलर था। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत आपके एडोल्फ हिटलर ने की थी। इसका जन्म आपका 20 अप्रैल
20 अप्रैल और 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। यह नाजी नाम की पार्टी का नेता था। जर्मनी का तानाशाह था। इसने सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करके यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 6वां नंबर कह रहा है लियोन लैंप का आविष्कार किसने किया है। लियोन लैंप का आविष्कार किसने किया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जॉर्ज क्लाइंड ने। किसने, तो लियोन लैंप का आविष्कार जॉर्ज आपके क्लाइंड ने किया था। और नियॉन लैंप एक प्रकार के छोटे आकार का गैस डिस्चार्ज होता था और इस लैंप में कांच का एक कैप्सूल होता था जिसमें नियॉन एवं अन्य गैसें कम दाब पर भरी होती हैं। इसमें 2 आपके इलेक्ट्रोड होते थे। तो आपका देखिए 6वां का जॉर्ज क्लाइंड आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके 7वें नंबर की ओर। देखिए कह रहा है 7 नंबर कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 7वां है। तो देखिए राज्यपाल को पद का ग्रहण जो आपके उच्च न्यायालय के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। उनके उपस्थित ना रहने पर सबसे सीनियर जज आपका शपथ दिलाता है। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो यह काम आपका कौन करेगा, तो सीनियर जो जज होते हैं वह आपके शपथ दिलाते हैं। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर 7 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इंद्रजीत सिंह डैश डैश से संबंधित हैं। तो इंद्रजीत सिंह डैश डैश से संबंधित हैं तो क्या करते हैं, गोला फेंकते हैं, हॉकी खेलते हैं, लॉन टेनिस है या तैराकी करते हैं। तो इंद्रजीत हैं वह किससे संबंधित हैं, तो देखिए आपके ये हो जाएंगे, इंद्रजीत जो हैं वह आपके गोला फेंकने का काम करते हैं। क्या, तो गोला फेंक किससे संबंधित हैं, इन्होंने वर्ष 2014 के एशियन गेम्स में रजत पदक जीता और एशियन चैम्पियनशिप में स्वर्ण और एशिया ग्रांड प्री और विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीते थे। यह पहले भारतीय थे जिन्होंने 60 फुट में रियो के लिए क्वालिफाई किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए गोला फेंक इसी संबंधित है इंद्रजीत सिंह से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु का क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है संक्षारण, अपघर्षण, अपर्दन या निष्प्रभावन। तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु का क्षय को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इसे संरक्षण कहा जाता है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा धातु के क्षय को सामान्यतः संरक्षण कहा जाता है। संरक्षण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है जिसमें धातुओं के द्रव में आपके निमज्जित होने पर विद्युत धारा उत्पन्न होने से उपर्युक्त परिस्थिति में आपकी उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर संक्षारण हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्लूटो की खोज किसने की थी। प्लूटो की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन में है जिम मैक्सवेल ने, टिम हिनमैन ने, माइन केटलबोरो ने या स्लाइड टोम्बो ने। तो प्लूटो की खोज किसने की थी, तो देखिए आपके कौन थे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा स्लाइड टोम्बो। स्लाइड टोम्बो एक अमेरिकी आपके खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसकी खोज आपके 18 फरवरी 1930 में किया था। कब, तो 18 फरवरी 1930 में किया था। और यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बौना ग्रह था। इस ग्रह को 2016 में ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह के रूप में आपका वर्गीकृत किया गया था। तो आपका प्लूटो की खोज किसने की थी, तो स्लाइड टोम्बो ने। ऑप्शन नंबर 10 का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर कह रहा है कि कौन सा पदार्थ मिलने से कांच का रंग हरा रंग मिलता है। तो कौन सा पदार्थ मिलने से कांच को हरा रंग मिलता है। ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या मैंगनीज ऑक्साइड। देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आपका क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्रोमियम ऑक्साइड पदार्थ की कांच में मिलाने पर
हरे रंग प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 11 का करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो 40,000 किमी मीटर है, या आपका या ऑप्शन नंबर बी या सी या आपका डी, या 60,000 है या 80,000 है या ऑप्शन नंबर डी। तो पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है 12 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका कितनी है, तो 40,000 किलोमीटर। कितना? तो आपका 40,000 किलोमीटर है। वास्तव में पृथ्वी की सही परिधि की बात करें तो आपकी कितनी है, तो आपकी ये आपकी देखिए 40,075। तो कितनी है वास्तविक बात करें तो 40,075 है, और जो आपका मील के बराबर है। कितने? देखिए परिधि की अगर बात करें पृथ्वी की परिधि तो होता क्या है, तो 2 गुणे पाई बराबर 2 गुणे पाई इंटू पृथ्वी, तो 2 पाई आर होता है। क्या? तो आपका 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर की ओर। देखिए 13 नंबर की ओर कि रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या कह रहा है, रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है मिट्टी के संदूषण का अनुमान लगाने के लिए, या फॉसिल्स में पानी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए, या सी कह रहा है कि फॉसिल्स की उम्र का अनुमान लगाने के लिए, या डी कह रहा है मिट्टी की गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए। तो देखिए ये आपका किसके लिए होता है, तो मूल वर्धिता कर मूल्य पर रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का प्रयोग फॉसिल्स के उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि फॉसिल्स की उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। किसका? तो रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीकी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी 13 का करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर कह रहा है मूल्य वर्धिता कर को किस पर लागू किया जाता है? कह रहा है मूल्य वर्धिता कर को किस पर लागू किया जाता है? तो मूल्य पर, या आयतन पर, या उत्पादन पे, या निर्यात पे। तो देखिए मूल्य वर्धिता कर तो आपके मूल्य पर लागू किया जाता है, और मूल्य वर्धिता कर यानी वैट वह कर है जो किसी उत्पाद या सेवा के वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। ये आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। ऑप्शन नंबर 14 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 15 नंबर कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो ऑप्शन है प्लेटिनम का, कार्बन का, कोबाल्ट का, या आपके क्रिप्टन का। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके क्रिप्टन का। देखिए क्रिप्टन एक गलनांक सबसे कम होता है। इसका परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक आपका 36 होता है, और यह आपका अक्रिय गैस है जो आवर्त सारणी में समूह से 18 में रखी गई है। इसका गलनांक आपका क्रिप्टन का। ऑप्शन नंबर 15 का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 16 नंबर कह रहा है रेल सुरक्षा के लिए वाचु समिति का गठन कब किया गया था? रेल सुरक्षा के लिए वाचु समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1998, 1968, 1962, या आपका 1954। तो देखिए रेल सुरक्षा के लिए आपके कांचू समिति है, 1 मिनट, कांचू समिति होगा आपका, क्या है, तो आपका कांचू समिति है। कांचू समिति का गठन आपका कब किया गया था? तो आपका 1968 में। कब? तो 1968 में। ऑप्शन नंबर बी 16 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं 17 नंबर कह रहा है किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला को ऊर्ध्वा बल को क्या कहते हैं? क्या है? तो आपका बल है, ये आपका क्या है? तो आपका बल है। क्या किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाला ऊर्ध्वा बल को क्या कहते हैं? तो देखिए किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्वा बल को क्या कहते हैं? तो उछाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उछाल कहते हैं। और किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाली बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादन सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने दिया था। फिर देखिए 18 नंबर कह रहा है प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करें, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 340 है, 345 है, 350 का क है, या 355 है।
तो प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करें, यह किस अनुच्छेद में आपका संग्रहित है? तो देखिए ये आपका किस रहा है? तो देखिए आपके 350 के क में। 19 नंबर कह रहा है गीत सेठी किस खेल से जुड़े हुए हैं? गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन है बिलियर्ड्स के, क्रिकेट के, हॉकी के या शतरंज के। तो गीत सेठी किस खेल से साथ जुड़े हुए हैं? तो देखिए गीत सेठी आपके बिलियर्ड्स के साथ, बिलियर्ड्स जो खेल होता है उससे संबंधित हैं और यह प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं। यह बिलियर्ड्स के खेल में विश्व में भारत का एक सम्मानित स्थान दिलाने में सफल रहे थे। इन्होंने 9 बार विश्व बिलियर्ड्स खिताब, एशियाई खेलों में 2 कांस्य पदक जीते थे। इनके नाम पर 2 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। ऑप्शन नंबर 18 का ए करेक्ट हो जाएगा, 19 का ए। फिर देखिए 20 नंबर कह रहा है आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उसे तत्व के परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा जाता है? तो देखिए आपका क्या है? तो देखिए बात करें तो आपका टाइटेनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे समूह को रखा जाता है। किसे? तो आपके टाइटेनियम को, टाइटेनियम को आपको चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा जाता है। इसका परमाणु संख्या क्या होती है? तो 22 होती है। इस तत्व का सबसे पहले 1791 में ग्रेटर ने पता लगाया था। कौन सा? तो इस तत्व का पता सबसे पहले 1751 में आपके किसने लगाया था? तो ग्रेटर ने। फिर देखिए 21 नंबर कह रहा है देश की सर्वाधिक सुपर लग्जरी रेलगाड़ी कौन सी है? देश की सर्वाधिक सुपर लग्जरी रेलगाड़ी कौन सी है? तो देखिए ये आपकी कौन सी है? तो आपके कौन है? देखिए 1 मिनट छोड़, ऊपर कर दें। हाँ, ये आपका है महाराजा एक्सप्रेस। कौन सी है? तो महाराजा एक्सप्रेस। देश की सर्वाधिक सुपर लग्जरी रेलगाड़ी कौन सी है? तो आपकी महाराजा एक्सप्रेस है। इसका परिचालन मार्च 2010 में शुरू किया गया था। कब? तो 2010 में आपकी शुरू किया गया था। आपके इसका संचालन करता है कौन? तो इसका संचालन कौन करता है? तो RIRTL इसका जो है वह संचालन करता है। एक रात्रि का किराया लगभग 1 लाख है। कितना? एक रात्रि की किराए की बात करें तो लगभग 1 लाख है। देखिए 22 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? क्या है? तो आपकी तिथि है या तो आपके इसको दिन कहिए। क्या? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मई, 21 जून, 15 सितंबर या 29 अगस्त। तो देखिए आपका राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के इस महान जादूगर का जन्म आपका कब हुआ था? मेजर ध्यानचंद का आपका जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त आपके 1905 ईस्वी में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनकी कप्तानी में भारत ने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक खेलों में 3 बार आपके हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। फिर देखिए क्या कह रहा है पानी की क्वथनांक ऊंचाई पर क्यों हो जाता है? पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर आपका क्या हो जाता है? तो देखिए ऑप्शन कह रहा है उच्च तापमान के कारण या कम वायुमंडलीय दबाव के कारण या कम तापमान के कारण या डी कह रहा है उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो देखिए पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव के कारण। किसके? तो वायुमंडलीय दबाव के कारण आपका कम हो जाता है, क्योंकि क्वथनांक वह तापमान है जिस पर पानी के चारों ओर वाष्पीय दबाव तथा वायुमंडलीय दबाव समान हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा 23 का बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 24 नंबर कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है? तो ऑप्शन देखिए पानी के प्रदूषण द्वारा आपका कौन सा रोग नहीं होता है? तो देखिए दमा, टीबी जिसे बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। क्या? तो ट्यूबरक्लोसिस।
दमा रोग पानी के प्रदूषण द्वारा नहीं होता है। दमा को आनुवंशिकी और पर्यावरणीय आपके कारणों का माना जाता है। तो देखिए, दमा एक ऐसी बीमारी है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है। इसे आनुवंशिकी आपके रोग भी कहा जाता है। इसका निदान सामान्यतः लक्षणों के प्रतिरूप समय के साथ उपचार की प्रतिक्रिया आपके साइरोमीट्री पर आधारित होती है। दमे की 8 पीक की तरह भी वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 24 का सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका दमा जो है तो आपके पानी द्वारा यह रोग आपका नहीं फैलता है। फिर देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर, माले डैश डैश की राजधानी क्या है। ऑप्शन में है अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या मॉरिशस। तो माले आपकी किसकी राजधानी है? तो देखिए आपकी माले यानी मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदे क्या है? तो मालदीव क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? तो आपके है माले। मालदीव आधिकारिक मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक ऐसा देश है जो पारस्परिक रूप से यह प्राचीन मालदीव शाही राजवंश का आपका राजद्वीप था। पहले यह इस किले की दीवारों से घिरा रहता था। ऑप्शन नंबर माले जो है आपकी राजधानी है किसकी? तो मालदीव की। ऑप्शन नंबर 25 का भी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, लौह स्तंभ आपका कहाँ पर स्थित है? लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन कह रहा है कुतुब मीनार भवन समूह, हुमायूं का मकबरा, लाल किला भवन समूह या आपका महाबोधि मंदिर भवन समूह। तो लौह स्तंभ आपका कहाँ पर स्थित है? तो देखिए लौह भवन आपका स्थित कहाँ है? तो कुतुब मीनार भवन में। देखिए लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातुक्रम के प्रकाष्ठा से आपका उत्पन्न है। इस स्तंभ की लंबाई की बात करें तो लगभग आपकी कितनी है? तो 7 मीटर। कितनी? तो 7 मीटर है। आगे देखिए बढ़ते हैं आपके 27 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है, संवहनी बंडल क्या कह रहा है, संवहनी बंडल डैश डैश में आपके अनुपस्थित होते हैं। संवहनी बंडल डैश डैश में अनुपस्थित रहते हैं। तो क्या? ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। देखिए 27 में हो जाएगा। संवहनी बंडल में ब्रायोफाइटा में अनुपस्थित रहते हैं। कौन? तो आपके देखिए ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वनस्पत जगत का एक वर्ग है। इसके अंतर्गत मोसेस, हार्नवट आदि पौधे आपके आते हैं। ऑप्शन नंबर 27 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर कह रहा है ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप से आपका कौन सा है? तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है। तो आपका देखिए 5वां कौन सा है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो प्रमुख आपके उभरती राष्ट्र अर्थव्यवस्था के संघ के लिए संक्षिप्त आपके ये 4 राज्य हैं, 4 आपके हैं। तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है। तो 5वां आपका कौन सा है? तो आपका कौन सा है? देखिए तो दक्षिण कोरिया। कौन है? तो दक्षिण कोरिया है। अब देखिए ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक आपके ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। और सन 2010 में, कब? तो सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। उसका नाम आपका ब्रिक्स था। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील देश हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है 29 नंबर, एक ट्रेन की गति डैश डैश का उदाहरण है। एक मिनट। एक ट्रेन की गति आपका डैश डैश का उदाहरण है। तो किसके? तो घूर्णन गति के, घुमाव गति के, प्रक्षेप्य गति के या रूपांतरण गति के। तो एक ट्रेन की गति एक का उदाहरण क्या है? तो देखिए आपका एक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूपांतरण गति। कौन सा? तो रूपांतरण गति। और रूपांतरण गति में एक चलती वस्तु के सभी बिंदु समान रूप से एक ही पक्षीय दिशा में एक साथ चलते हैं। रूपांतरण गति वह गति है जिसमें एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरित हो सकता है। और इसी प्रकार एक ट्रेन की गति को अच्छा उदाहरण रूपांतरण गति है। देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में नाटक और संगीत के विकास को
नृत्य और नाटक संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ऑप्शन है साहित्य अकादमी की, नेशनल स्कूल्स का ड्रामा का, संगीत नाटक अकादमी की या ललित कला अकादमी की। तो भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसके पास है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, संगीत नाटक अकादमी के पास। संगीत नाटक अकादमी के पास भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी के लिए इसका गठन आपका कब हुआ था? तो 31 मई और 1952 में। फिर देखिए क्या कह रहा है, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? लौह के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो देखिए लौह के कमी के कारण आपका रक्त अल्पता यानी खून की कमी आपकी होती है। रक्त अल्पता लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक कण होता है जो रुधिर वाहिका यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आपकी होती है। हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे परिवर्तन आने से आपके खून की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर 31 का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 32 नंबर कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके 6 अंग हैं। कितने? तो आपके 6 अंग हैं। फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? तो आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय विन्यास। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में आपका स्थित है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध में आपके अपार विनाश के बाद इसकी स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 को, कब? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर देखिए क्या कह रहा है, क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीनी का, जौ का, चावल का या गेहूं का। तो क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए क्यूबा जो है आपके चीनी का। क्यूबा चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह क्यूबा का मुख्य फसल है और वहाँ की अर्थव्यवस्था एक अहम हिस्सा है। स्पेन ने सबसे पहले 1923 में क्यूबा में चीनी के उत्पादन शुरू किया था। देखिए आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? तो ऊर्जा का उपयोग करना, रक्त अल्पता होने से रोकना, बैक्टीरिया का विनाश करना या ऑक्सीजन का वहन करना। तो कौन सा हीमोग्लोबिन का एक प्राथमिक कार्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि ऑक्सीजन का वहन करना। देखिए कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं और कुछ ऊतकों में पाए जाने वाला लोहयुक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए धातु का जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर 34 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 35 नंबर क्या कह रहा है, दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा कब चालू की गई थी? क्या कह रहा है, दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन मद्रास रेलवे कंपनी द्वारा कब चालू किया गया था? तो देखिए दक्षिण भारत में पहली रेल लाइन की बात करें तो 1 जुलाई 1856 में मद्रास रेल कंपनी ने चालू किया था। इस लाइन में 63 मील की दूरी पर तय करते हुए आपके वायसरपांडी और बालजाय रोड के बीच आपकी पहली रेलगाड़ी चली। फिर देखिए क्या कह रहा है, पियानो के डैश डैश द्वारा आविष्कार किया गया है। तो पियानो के आविष्कार की बात करें तो देखिए पियानो ऑप्शन नंबर डी बार्टोलोमियो क्रिस्टोफोरी। देखिए पियानो ताल वाला वाद्य यंत्र है। इसका आविष्कार 1700 कब? तो 1711 में आपके बार्टोलोमियो क्रिस्टोफर्स ने किया था। पियानो जैसे चित्र एक आपके तरीका पत्थर पर उभरता हुआ मिला जिसे रीगल कहते हैं। पियानो में 28 स्वर होते हैं और जो अष्टक में विभक्त होते हैं। देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है कि 2026 की राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन में है मॉन्ट्रियल, कोलंबो,
ग्लासगो या विक्टोरिया। तो 2026 की राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विक्टोरिया। विक्टोरिया शहर जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में है, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का मेज़बानी करेगा। 38 नंबर कह रहा है कि एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। तो देखिए आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपके स्टाइल शीट लैंग्वेज है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी होगा कि मशीन लैंग्वेज। क्या? तो मशीन लैंग्वेज किसी कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, या तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू द्वारा संचालित किए जाने वाला निर्देश का एक सेट होता है। यह सिर्फ बाइनरी यानी एक या जीरो, क्या? एक या जीरो बाइनरी संख्या को देखिए एक या जीरो को समझता है। फिर देखिए 39 नंबर कह रहा है देश की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो देश की सबसे लंबी सुरंग आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 11 किलोमीटर। फिर देखिए कह रहा है समान नागरिकता संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? समान नागरिकता संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए यह आपका अनुच्छेद आपका 44 है। समान नागरिकता संहिता एक पंथ निरपेक्ष कानून है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में मिलता है। यह सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से लागू सभी धर्मों के लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। 41 नंबर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन में है 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 6 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च, कब? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यूएनओ को 2017 का विश्व कार्य की बदलती दुनिया में महिलाएं 2030 तक धरती पर पुरुष और महिलाओं का जो है 50-50 का अनुपात रहेगा। किसका? तो 50-50 का अनुपात रहेगा। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वर्ष 1909 में मनाया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1575 में मनाना शुरू किया था। फिर देखिए 42 नंबर कह रहा है दो धनात्मक आवेशों के बीच के बल का क्या होगा यदि वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है? तो देखिए दो धनात्मक आवेशों के बीच का बल घटेगा। क्या होगा? तो बल आपका घटेगा और अवस्था में एक दूसरे के पास रखे जाते हैं क्योंकि समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल आपका कम लगने लगता है। 43 नंबर कह रहा है क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र में क्या कह रहा है? देखिए क्षैतिज अक्ष के समांतर मांग वक्र में जो मात्रा को दर्शाता है किसके बराबर कीमत लोच होती है? तो एक से कम, असीमित, एक और शून्य। तो देखिए आपके भौतिक मात्रा में संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड होती है। किसी वस्तु के द्रव्यमान वेग के गुणनफल के संवेग आपका कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए आपका 114 का एक से कम। फिर देखिए बढ़ते हैं आगे। 44 नंबर कह रहा है भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है न्यूटन सेकेंड, जूल सेकेंड, अर्ग सेकेंड या आपका न्यूटन मीटर। तो भौतिक मात्रा में संवेग की इकाई क्या है? तो देखिए एक मिनट, क्षैतिज अक्ष के समांतर मान वक्र में कुछ आपको पीछे का क्वेश्चन देखिए कुछ गलत हो गया था क्या? एक से कम, ठीक है वो तो सही था। 44 देखिए भौतिक मात्रा में संवेग की इकाई क्या है? तो देखिए भौतिक मात्रा में संवेग की इकाई आपकी क्या है? तो न्यूटन सेकेंड। क्या? तो न्यूटन सेकेंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल के संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसका एक परिणाम होता है और एक ही दिशा होती है। फिर देखिए क्या कह रहा है 45 नंबर मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर और अकबर।
तो मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो देखिए मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन कासिम को मोहम्मद बिन कासिम को तुगलक को कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने राज्यकाल में आपके कर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा दिया था। यह तुगलक डायनेस्टी का सबसे ताकतवर राजा था। 46 नंबर कह रहा है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह कौन सी थी? तो ब्रह्मा की थी, विष्णु की, बुद्ध की या शिव की? तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी तो बाकी किसकी थी? तो देखिए बुद्ध की। किसकी थी? तो भारत में सबसे जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई थी वह आपकी बुद्ध की थी। किसकी? तो बुद्ध की थी। देखिए हर जगह जहाँ भी खुदाई होती है आपको बुद्ध की आपके साक्ष्य मिलेंगे, उनकी ही प्रतिमा मिलेगी। ऑप्शन नंबर 46 का भी सी हमारा बुद्ध करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 47 नंबर कह रहा है, नागा अर्जुन किस बौद्ध संग्रहालय के थे? तो देखिए नागार्जुन किस बौद्ध संग्रहालय से आपके संबंधित थे? ऑप्शन में है स्वतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक या योगाचार। तो देखिए आपके शून्यता के सिद्धांत का परावर्तन नागार्जुन द्वारा हुआ था। इस सिद्धांत के सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति का कारण होता है। क्या होता है? तो माध्यमिक हो जाएगा। आगे फिर देखिए 48 नंबर कह रहा है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो कौन नहीं जानता है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। इसका आविष्कार 1930 में, तो कब? तो आपके 1930 में अमेरिकी भूकंप वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर द्वारा किया गया था। तभी इसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में किया गया था। फिर देखिए आपका 49 नंबर क्या कह रहा है कि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होते हैं? पूछ क्या रहा है कि वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ऑप्शन में है गुर्दा, अग्नाशय, बड़ी आंत या जिगर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय। वसा का पाचन करने वाले एंजाइम लाइपेज अग्नाशय के द्वारा आपका स्रावित होता है। अग्नाशय केशिकी जीवों का पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा होता है। यह इंसुलिन जैसी कई हार्मोन्स को बनाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर। देखिए कह रहा है, कैन लैब हैपेंटावाइस के लेखक कौन हैं? पूछ क्या रहा है, देखिए कैन लैब हैपेंटावाइस का लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो आपके रविंदर सिंह। रविंदर सिंह अंग्रेजी भाषा में एक प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार और लेखक थे। रविंद्र सिंह कैन लैब हैपेंटावाइस के लेखक हैं। इनका जन्म आपके 1982 को हुआ था। कब? 1982 को भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में शहर कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 50 का करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, और इसी वजह से मैं लेके आया था। तो चलिए, अगर चैनल पे नए थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और इसी तरह का कंटेंट आपको चाहिए। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।